मीन्स सिनेरियोज के लिए तो सिनेरियोज कुछ कर लें। हेपेटिक एक्चुअली सिनेरियोज थे एपीडी के ऊपर, एसिड पेप्टिक डिजीज के ऊपर। तो इनकेफ्लोपैथी मेरा ख्याल है छोटा सा एक रिव्यू कर दें, फिर एपीडी के ऊपर कुछ सिनेरियोज कर लेते हैं, बजाय टाइम ज़ाया हो जाएगा ना। ओके, थैंक यू अस्मा। इम्पोर्टेंट पॉइंट डेफिनेटली रिवाइज कर देते हैं जो इसमें है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि छोटा ग्रुप है तो समझाना और भी इजी होगा। सॉरी। तो डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू इनकेफ्लोपैथी, एक्चुअली क्या थी इनकेफ्लोपैथीज, तो ये हम डिस्कस तो कर चुके हैं वैसे। इट इज अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर सीएनएस फंक्शंस, डिसऑर्डर इन द सीएनएस फंक्शन due to liver failures or to detoxify the toxic agent because of the hepatic insufficiency and portosystemic shunts. It is represents a reversible decrease in neurological functions. It's occur most often in the patient with cirrhosis, and but also occur in the acute hepatic failures. एक्चुअली इसमें नटशल सिंपल सा मैं आपको कुछ देना चाहूँगा कि हेपेटिक इनकेफ्लोपैथीज जो बेसिकली हैं, इनकेफ्लोपैथीज और भी बहुत सारी टाइप की हैं, लाइक वर्निकीज इनकेफ्लोपैथी एक हम कहते हैं, जो आपको न्यूरो सीएनएस के जो लेक्चर्स होंगे डॉक्टर मसूद लेंगे या डॉक्टर अली हसन लेंगे, तो इसको और भी डिटेल से बताएंगे कि जो वर्निकीज है, कोर्साकॉफ है, तो ये हमारे पास भी आते हैं पेशेंट्स सिरोटिक्स भी। तो वर्निकीज एक्चुअली जो है वो कन्फेबुलेशन से मेमोरी लॉस है पेशेंट्स के लिए, ये थायमिन के डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, कहते हैं उनको भी इनकेफ्लोपैथीज हैं। तो वर्निकीज एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है, जो फर्दर प्रोसीड कर जाती है तो वो कोर्साकॉफ सिंड्रोम में एंटर हो जाती है। तो वर्निकीज, कोर्साकॉफ, इनकेफ्लोपैथी और वर्निकीज तो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज के अंदर है। तो हम जो डील करते हैं गैस्ट्रो के अंदर वो हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी, और ये मोस्ट कॉमन आपने नेम भी सुना हुआ है इसका, हेपेटिक इनकेफ्लोपैथीज का। तो बेसिकली ये जैसे कि नाम से जाहिर है कि हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी मींस लिवर की वजह से जो है सीएनएस की डिसओरिएंटेड सीएनएस के फंक्शंस हो जाते हैं। और बेसिकली जो बेसिक रीजंस है वो टॉक्सिक एजेंट्स हैं, टॉक्सिक एजेंट्स जो कि मोस्टली क्या होता है कि पोर्टो हेपेटिक सर्कुलेशन जो है, जिसको इंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन भी कहते हैं, मींस जीआई टू लिवर की इन्वॉल्वमेंट्स। तो जब ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट्स होती है, मीन्स जो टॉक्सिक एजेंट्स जाते हैं, तो ये सब जो है वो पोर्टल वेन के जरिए लिवर में जाती है मटेरियल्स, और उधर डिटॉक्सिफाई होता है ड्रग चीज़ें, और जो है फिर क्लियर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। तो मींस लिवर एक किस्म से जो है वो डिटॉक्सिफाइंग फैक्ट्री भी है। लिवर के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, एक फंक्शन उसका ये भी है कि वो डिटॉक्सिफाई करता है चीज़ों को, मींस अमोनिया जितनी भी ब्लड में है, नाइट्रेट्स हैं, बाकी और इश्यूज हैं, तो उसको वो डील कर रहा होता है। जब ये लिवर सही तरह फंक्शन नहीं कर रहा है या लाइक वाइज कुछ उसका फंक्शन कम है, तो क्या होता है कि या कोई इस तरह की आपने सर्जरी परफॉर्म कर दी जो लिवर को बाईपास कर जाए, तो वो क्या करेगा कि जो डिटॉक्सिफाई होना है लिवर के अंदर, वो डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, बल्कि उससे जो उसको जो है वो बाईपास करके चले जाएगा ब्लड और चीज़ें, और वो जो कंटेंट होंगे अमोनिया के और बाकी चीज़ें मार्केप्टान से हैं, तो ये सारे हम ड्रग्स देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो वो सीएनएस पे अपना इफेक्ट डालेंगे, और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो डिसओरिएंटेड हो जाएगा, मींस वो बातें करने में, चीज़ें करने में ठीक आपको फील नहीं होगा, या इनकेफ्लोपैथी वो डिफरेंट स्टेज है उसके। ठीक है, तो आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सेकंड हमने पैथोजेनेसिस ऑलरेडी डिस्कस की थी, अमोनिया NH3 है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, और इसके अलावा ग्लूटामिन गाबा रिसेप्टर्स जो हैं इसके ऊपर इफेक्ट अपना डालता है, और सर्कुलेटिंग लेवल जो है वो बेंजोडाइजेपिन्स के इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारे पैथोजेंस हैं जो डिफरेंट ब्रेन के डिफरेंट एरियाज के अंदर जो फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं,
और मींस जहाँ अमोनिया की कंटेंट इंक्रीज हो जाते हैं वहाँ सेंसिटिविटी ग्लूटामिन गाबा रिसेप्टर्स की इंक्रीज हो जाती है और सर्कुलेटिंग लेवल जो है वो बेंजोडाइजेपिन्स का इंक्रीज हो जाता है। ये एंडोजीनस बेंजोडाइजेपिन्स है, जिन मींस बॉडी के अंदर या सीएनएस के अंदर अपने भी बेंजोडाइजेपिन्स एक्सक्रीट होते हैं। ये वो बेंजोडाइजेपिन नहीं है जो डायज़ेपाम वगैरह टेबलेट्स आप लेते हैं, वो एक्सटर्नल है। तो बॉडी ब्रेन के अंदर एक्चुअली ये हार्मोन्स खुद भी एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन ब्रेन के अंदर भी एंडोजीनस बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। गाबा इस तरह ही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है और ग्लूटामिन ये भी एंडोजीनस है, मींस इनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। NH3 जो है वो अमोनिया है और ये अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर। ये फिर हमने सिंपल सा जो है वो दोबारा से हमने करा था कुछ, तो इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर को जो अमोनिया है, तो इधर आप देखें कि अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है जीआई ट्रैक्ट के अंदर, ये कोलोन है और वहाँ से वो जो है ये इंफीरियर वेना के बाद ब्लड सर्कुलेशन सेंटेरिक सर्कुलेशन जो है वो फिर ये पोर्टल वेन के जरिए लिवर के अंदर जा रहा है। लेकिन अगर प्रीवियस इसको डिटॉक्सिफाई कर कर फिर ये हार्ट लंग ब्रेन के अंदर जाता है। लेकिन अगर ये जो है वो डिटॉक्सिफाइंग फैक्ट्री जो है ये अगर सही काम नहीं करेगी, मीन्स लिवर सही काम नहीं करेगा, तो ये शंट करेगा और शंट करने के बाद जो है हार्ट लंग्स और ब्रेन को इफेक्ट करेगा। तो डेफिनेटली इफेक्ट क्या होगा कि पेशेंट डिसोरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड अगर हम देखें इधर तो सेम कंपाउंड से अगर सिरोसिस से ऑब्स्ट्रक्शन से, तो वो ये सर्कुलेशन से ये डाइवर्जेंट से, मींस ये लिवर फेलियर हो गया तो उसके अंदर भी ब्रेन किसी भी तरह बढ़ जाए, या फिर डाइवर्जेंट से मींस ये शंट्स हो रहे हैं, लाइक ये हमारे पास ब्राइसिस बन जाते हैं जिस तरह कैपेट मेड्यूसेज, तो ये नॉर्मली जो है बहुत छोटी वेजल्स होती हैं। तो ये जब इनका शंट बढ़ता है मींस फ्लो बढ़ता है ये डाइवर्जेंस का, तो ये डायरेक्टली लिवर को बाईपास करते हैं, क्योंकि लिवर में बहुत ज्यादा पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है। तो पोर्टल वेन के जरिए ब्लड लिवर के अंदर नहीं जा रहा, बल्कि जो उसके जो भी ट्राइबिटीज हैं जैसे कोई भी हैं, तो वराइसिस हैं जैसे, तो वहां से जो है शंट करके हार्ट ब्रेन तक पहुंच रहा है और वहां पर जो है इनकेफ्लोपैथी इंड्यूस करवा रहा है। कोई भी स्लाइड के अंदर इशू हो तो प्लीज उसको बता दीजिए कि स्लाइड के अंदर इशू है, क्योंकि एंडोटॉक्सिन्स हैं ये एक्चुअली वो कंपाउंड्स हैं जो ब्लड के अंदर इनके कंटेंट बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये जो है ब्रेन के ऊपर जाकर इफेक्ट अपना कर रहे होते हैं, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अमोनिया है, तो अमोनिया के लेवल्स भी करवाते हैं। बाकी ये जो है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेवल्स तो डेफिनेटली इनके बढ़ते हैं। आपको फिर फैटी एसिड्स गाबा ऑक्टोपामाइड मार्केप्टान्स अमोनिया, तो बेसिकली एंडोटॉक्सिन्स अगर देखे जाएं तो बेसिक रोल जो है वो अगर एमसीक्यूज आएगा तो अमोनिया कंटेंट जो है NH3 का लेवल बढ़ जाता है। कॉजेज क्या हैं? कॉजेज सेम लिवर डिजीज हैं, पेशेंट हेपेटाइटिस है, कोई भी लिवर के ऊपर इंसल्ट होगी सिंपल, तो पेशेंट कैफ्लोपैथी में चले जाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स इसी के ऊपर डील कर रहे हैं। ड्रग्स है वो भी लिवर के ऊपर इफेक्ट करेंगी, टॉक्सिन्स जितने भी हैं वो भी, मींस लिवर किसी भी तरह इन्वॉल्व होगा और लिवर फंक्शन नहीं करेगा तो टॉक्सिक एजेंट्स ब्लड में बढ़ेंगे और पेशेंट कैफ्लोपैथी में जाएगा। सर्जिकल के इशू हैं कि फॉर एग्जांपल कोई आपने प्रोसीजर करवाया जिसमें पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस हो गया, मींस लिवर को बाईपास करके पोर्टल वेन को आपने डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन से कहीं से मिला दिया, अगर कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ तो वो भी विदाउट सिरोसिस भी पेशेंट कैफ्लोपैथी के अंदर जा सकता है इस कंडीशन में। और टिप्स में भी यही चीज होती है। टिप्स में क्या होता है कि हेपेटिक वेन को पोर्टल वेन्स के साथ जो है मिला दिया जाता है, एक प्रोसीजर है रेडियोलॉजिकली, तो इसके अंदर भी जो है वो डायरेक्ट शंट हो जाता है। मींस शंटिंग सर्जरी सिंपल आप ये याद रखिएगा कि कोई भी शंट सर्जरीज होंगी तो उसके अंदर इशू जो है वो बढ़ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स इंक्रीज नाइट्रोजन लोड, इंक्रीज नाइट्रोजन लोड। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स अगर देखे जाएं तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो है वो प्रोटीन अमोनिया, जिससे भी एक्सेसिव अमोनिया प्रोडक्शन होगी वो सारा प्रेसिपिटेट कर देगा। ठीक है, लाइक प्रोटीन जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो अगर गोश्त खाना मीट खाना शुरू हो गए हैं या लेग्यूम्स ले रहे हैं और जीआई ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ब्लड जो है हीमोग्लोबिन वो जो है अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। अल्कोहल है जिस तरह, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है सीएनएस के ऊपर भी और मींस एक्यूट एंड क्रॉनिक वाली कंडीशंस हो जाती हैं। सिडेटिव्स हैं हिप्नोटिक्स डायूरेटिक्स, सीरम पोटेशियम का रिड्यूस होना, हाइपोकैलेमिया होना, प्लाज्मा
एज और इन्फेक्शंस हैं और टिप्स हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स इनकेफ्लोपैथीज के, क्योंकि आपने जब इनकेफ्लोपैथी का पेशेंट होता है तो बेसिकली इसी के अंदर से आपने रूल आउट करना होता है कि क्या कंडीशंस हैं पेशेंट्स की, या कौन सा फैक्टर है जो एक्चुअली इसको इनकेफ्लोपैथी या अल्टरमेंटेशंस के अंदर ले गया। क्योंकि अगर आपको अंदाजा होगा कि ये फैक्टर्स है तो आप उसके लिहाज से उसकी मैनेजमेंट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हम बहुत छोटी सी इसमें एग्जांपल लेते हैं कि अगर पेशेंट्स को फॉर एग्जांपल हाइपोकैलेमिया है, ठीक है, पोटेशियम कम है पेशेंट का, और पेशेंट जो है आपने हर चीज उसे दे दी, आपने एंटीबायोटिक दे दी, आप जो है प्रोटीन उसकी रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हुए हैं, अल्कोहल उसका वैसे बंद है, कोई ब्लीड वगैरह नहीं पेशेंट कर रहा, सिडेटिव हिप्नोटिक्स को बेंजोडाइजेपिन एक्सोजेनसली नहीं ले रहा, कोई ड्रग्स नहीं ले रहा ऐसी, ठीक है, और एजोटमिया भी नहीं है पेशेंट, लेकिन आपने सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट नहीं करवाया और पेशेंट हाइपोकैलेमिया के साथ है, तो पेशेंट की इनकेफ्लोपैथी इंप्रूव कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप जितने भी ड्रिप्स चीज़ें वगैरह देते हैं, जब तक आप उसके पोटेशियम को मैनेज नहीं करेंगे, जब तक आप डील नहीं करेंगे सीरम पोटेशियम को, तो पेशेंट इंप्रूव नहीं होगा। तो यही वजह है कि आपको प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स को, अगर इन्फेक्शन हैं, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स दी, तो पेशेंट इंप्रूव कभी भी इनकेफ्लो से आउट नहीं होगा। अगर पेशेंट को टिप्स हुआ है, शंट एक बना हुआ है सर्जिकल, और पेशेंट को आप जो मर्जी करते जाएं, लेकिन अगर उस शंट को जो है आपने जब एक तो उसको जो है वो रिड्यूस नहीं करेंगे साइज का, या शंट कम नहीं होगा वो, तो जब तक जो है पेशेंट इंप्रूव नहीं होगा। तो अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा ले रहा है और जो रिकमेंडेड डोज है, तो उससे पेशेंट जो है वो इंप्रूव नहीं होगा। तो मींस कि आपको प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स की अच्छी कमांड होनी चाहिए कि फैक्टर्स कौन से हैं। ये 7-8 फैक्टर्स हैं और आपकी बुक्स के अंदर भी ये बने हैं। तो सेम वही सेम राउंड अबाउट प्रिसिपिटेटिंग एजेंट्स है जो सीएनएस पर इफेक्ट करते हैं, और यही पिक्चर आपकी बुक से ही तकरीबन ली गई। ठीक है, प्रिसिपिटेटिंग एजेंट्स हैं कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होने का, जो इम्पोर्टेंट सेकंड स्लाइड्स थी। तो बेसिकली जब पेशेंट को क्या पेशेंट का फीचर्स होते हैं कि पेशेंट जो है वो डिस्टर्बेंसेस से कॉन्शियसनेस आउट हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस जब डिस्टर्ब होती है पेशेंट को, तो सबसे पहले डिपेंड करता है किस ग्रेड के अंदर पेशेंट है। ठीक है, तो उसके लिए इम्पेयर्ड मेमोरी है और मेंटल कंफ्यूजन, एपैथी, ड्राउजी एंड कोमा पेशेंट्स हैं। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस स्लाइड के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है ये नंबर कनेक्शन टेस्ट, ये कहलाता है नंबर कनेक्शन टेस्ट, ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, नंबर कनेक्शन टेस्ट। एंड सेकंड जो है स्टार फॉर्मेशन, ये स्टार बनाने के लिए पेशेंट को देंगे। तो पेशेंट अगर पढ़ा लिखा होगा तो नंबर कनेक्शन देते हैं, अगर पेशेंट जो है वो एजुकेटेड नहीं है तो उसको स्टार फॉर्मेशन के लिए देते हैं। तो डॉक्टर एक स्टार बनाता है और पेशेंट कहता है कि आप भी बनाकर दिखाएं, ठीक है, विद इन 15 जो है वो मिनट्स के अंदर। तो पेशेंट का स्टार इस किस्म से बनता है क्योंकि वो ओरिएंटेड नहीं है, तो ये फाइन मूवमेंट्स चले जाती हैं पेशेंट्स की। इस तरह अगर नंबर कनेक्शन है, ये 30 तक नंबर्स डिफरेंट एरियाज में वैसे हैब्सर्डली लिखे हुए हैं, तो एंड जो है इसका 25 है और स्टार्ट 1 से होगा। तो आप कहते हैं कि नंबर मैच करें, तो वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो मुझे भी टाइम लग रहा है। तो खैर ये 15 सेकंड्स के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर सॉरी, ये नंबर कनेक्शन टेस्ट जो है कंप्लीट होना होता है 25 का। ठीक है, सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है इधर तो? स्पेशली डॉक्टर अस्मा खोकर, सॉरी, जी। तो इसके अंदर ये बेसिकली आप नंबर कनेक्शन टेस्ट इनका करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक है, ये हर पेशेंट्स में आप नहीं करवा सकते एनकेफ्लोपैथी के भी। ठीक है, स्पेशली क्योंकि हर पेशेंट्स जो है वो आपको इसी तरह डील नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है वो ग्रेड 4 इनकैफ के अंदर है, मींस कि वो बिल्कुल कॉमेटोस पेशेंट है, तो नंबर कनेक्शन टेस्ट उनके लिए नहीं है। या पेशेंट जो है फ्लैपिंग ट्रेमर्स जिनको आ रहे हैं उनके लिए भी ये नंबर कनेक्शन नहीं है। ये है स्टेज 1 के लिए, मींस जब बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस है, वो पेशेंट कह रहा है आपसे आकर के मेरे को डॉक्टर साहब नींद डिस्टर्ब हो गई है, नाइट रात को नींद नहीं आती, दिन सोते हैं 2-4 घंटे, और इस तरह कुछ जो है वो एंग्री है तबीयत के अंदर, और इस तरह का तो है। तो ग्रेड 1 को जो है आप डायग्नोस करने के लिए कि पेशेंट जो है एक्चुअली इनकेफ्लोपैथी में है भी या नहीं है, तो उसके लिए आपको नंबर कनेक्शन टेस्ट चाहिए होता है इनिशियल स्टेज के लिए। ठीक है, या मिनिमल इनकेफ्लोपैथी को डायग्नोस करने के लिए स्टेज 0 के लिए, या ग्रेड 1, तो उसके लिए आपको ये टेस्ट चाहिए। तो हर टेस्ट जो है हर स्टेज के लिए नहीं होता। तो क्योंकि स्टेज 1 के अंदर अगर आप स्टार्टिंग के अंदर पेशेंट को पिक कर लेंगे
तो बहुत आसानी होगी पेशेंट के लिए कि आप जो है फर्दर उनकी जो है वो इलेक्ट्रोलोज और बाकी ड्रग सेट कर सकें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फीटर हेपेटिकस एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको जो है वो एक स्मेल है मार्केप्टान्स की, जो आपको फॉल स्मेलिंग या नोज के जरिए उसकी स्मेल फील होगी किस किस्म की है। फ्लैपिंग ट्रेमर्स वगैरह ये सब जो है आप इसके लिए मेरे ख्याल प्रीवियसली मैं डेमोस्ट्रेट कर चुका हूँ। बेबिन्स की साइंस है, अपगोइंग है, ठीक है, और बाकी रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं इसके अंदर। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ ये क्लिनिकल स्टेजिंग है, ठीक है। क्लिनिकल स्टेजिंग में किस तरह करते हैं हम लोग, स्टेजिंग के अंदर हम सेकंड स्टेजिंग के अंदर जो है वो ग्रेड 1 है, पोर कंसंट्रेशन, स्लर्ड स्पीच, स्लो मेंटेशन एंड डिस ऑर्डर्ड स्लीप रिदम्स है। और स्टेज 4 के अंदर अनरिस्पॉन्सिव टू वॉइस है, मे और मे नॉट बी रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलाई, अनकॉन्शियस, ठीक है। और मीन्स ये ग्रेडिंग सिर्फ मुझे 1 मिनट्स का पॉज चाहिए, सर की कॉल आ रही है, अटेंड करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, तो मैं पीबीएल ले रहा हूँ घर से, ऑनलाइन ऑनलाइन हूँ मैं अभी। जी जी, ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ग्रेड 1 के अंदर पोर कंसंट्रेशन, स्लर्ड स्पीच, स्लो मेंटेशन, डिसऑर्डर्ड स्लीप रिदम्स। तो एग्जाम्स के लिए आपके लिए जो है वो आपको क्लिनिकल स्टेजिंग ये लाजमी आनी चाहिए। मींस ये हम पेशेंट को देखते हैं, इसको ग्रेडिंग करते हैं ग्रेड 1 2 3 4 कि किस ग्रेड के अंदर हमारे पास पेशेंट आया है, या स्टेज करते हैं जो नेक्स्ट हम वेस्ट हेवन पढ़ेंगे। तो सेम है, ये दोनों कोई खास डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो बहुत आसान है इसमें। वन आप जो है अगर इसको आप करें भी तो सिंपल वन जो है आप वो पेशेंट्स को रखेंगे जो पेशेंट जो है स्लर्ड स्पीच के साथ हैं, बोलते हुए जो थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन नॉर्मल नहीं है, पेशेंट को स्लो मेंटेशन से हैं, तो वो वन में। मोस्टली ग्रेड 1 वाले हमारे पास जो आकर कंप्लेन करते हैं ना, वो करते हैं कि डॉक्टर साहब स्लीप रिदम डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, जो आजकल सब स्टूडेंट्स का है। तो ये ग्रेड 1 के अंदर हम सरोटिक पेशेंट्स को डाल देते हैं। और ग्रेड 2 जो है वो ड्राउजी बट इजीली अराउजेबल होता है। तो ग्रेड 2 वाले बेसिकली पेशेंट जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर जो है मोस्टली शो करते हैं ग्रेड 2 के। डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लड़ते हैं बहुत ज़्यादा घर पर। और तो ये ग्रेड 2 के अंदर, जिस तरह आजकल वालदेन जो है अपने बच्चों से हो रहे हैं ना, तो ये ग्रेड 2 के अंदर है, ठीक है। ग्रेड 3 के अंदर मार्ड कंफ्यूजन, ड्राउजी, मीन्स कॉमेटोज होने से पहले जो है वो कंफ्यूजन वाली स्टेज के अंदर आना, तो वो ग्रेड 3 है। और 4 जो है वो कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू पेनफुल स्टिमुलाई और कम्प्लीटली अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई पेनफुल स्टिमुलाई भी दे रहे हैं तो वो कॉन्शियस नहीं हो रहा, तो ग्रेड 4 है, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रेडिंग के अंदर आपको कोई इशू है तो मुझे मालूम कर देंगे, ग्रेड बहुत अच्छे आने चाहिए आपको। इसमें कोई कंफ्यूजन? कैन आई प्रोसीड माय लेक्चर फर्दर? हेलो, थैंक यू। ये एक न्यूट्रल से एक पिक्चर्स ली गई थी। और थैंक यू। न्यूट्रल एक्चुअली पिक्चर से तो आप देखें, ये हिस्ट्री लेते हुए पेशेंट जो है प्रीवियसली मैंने करा था कि किसी और साइड देख रहा है आपको और आपके प्रॉपर जो है वो नहीं कर रहा, तो कुछ इस तरह की अपेयरेंस पेशेंट की होती है स्टेज 1 के अंदर, ठीक है। स्टेज 2 के अंदर मोस्टली पेशेंट जो है वो कमांड फॉलो नहीं कर रहा होता, बहुत ज़्यादा जो है वो होता है। लेकिन पेशेंट की बेसिकली हिस्ट्री वो दे रहे होते हैं कि पेशेंट इसमें भी स्टेज 2 के अंदर भी जो है ना वो पेशेंट जो है वो रात को नींद सही नहीं आ रही है और सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन और पेशेंट जो है बेसिकली इसके अंदर भी एग्रेसिव बिहेवियर इसमें भी शो कर सकता है। स्टेज 3 के अंदर प्री कोमेटोज स्टेज होती है, लेकिन ये एक्चुअली स्टेज 3 के अंदर होती है ज़्यादा। ये जो इसमें इन्होंने मेंशन किया है ना स्टेज 3, ये स्टेज 2 के अंदर इस तरह की कंडीशंस होती हैं। लेकिन स्टेज 2 के अंदर इशू ये होता है कि पेशेंट अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन स्टेज 3 में पेशेंट के कंट्रोल में नहीं रहता अपने आप को। स्टेज 3 में किस तरह होगा पेशेंट्स के, पेशेंट जो है वो प्रॉबली या तो कॉमेटोज होगा, आप उसको वॉइस कमांड्स लेंगे और मींस सेमी अनकॉन्शियस होगा।
कमांड देंगे कुछ तो वो आंखें खोल लेगा, और नहीं देंगे तो वो दोबारा से बंद कर लेगा, और जो है वो लेथर्जिक बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होगा। और कुछ कुछ पेशेंट जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो स्टेज 2 जैसा नहीं होगा। मीन्स एग्रेसिव बिहेवियर ऐसा होगा कि वो डॉक्टर को भी मारने के लिए भागेगा, और जो भी उसके सामने आएगा, और गालियाँ वगैरह देना, और मीन्स एब्यूसिव लैंग्वेज जो भी एक्स वाई जेड है, मीन्स पेशेंट अपना कंट्रोल खो देगा। तो ये स्टेज 3 है, ठीक है। और स्टेज 2 के अंदर बेसिकली पेशेंट अपना कंट्रोल ज़्यादातर खोता नहीं है, लेकिन अपने जो है वो पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा होता है, उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। और स्टेज 4 तो डेफिनेटली पेशेंट को जितने भी आप स्टिमुलाई वगैरह दें तो बिल्कुल जो है पेशेंट अनकॉन्शियस और नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट का है। ये वेस्ट हेवन क्राइटेरिया है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सेम वैसा है जो अभी हमने डिस्कस किया है, तो कोई ख़ास नहीं है इसमें भी। और सिर्फ इसमें स्टेज स्टेज है, स्टेज 0 1 2 3 4, और उसमें ग्रेडिंग है। तो वेस्ट हेवन मोस्टली जो है ज़्यादा डिटेल से इसमें दिया हुआ है, तो सेम यही चीज़ें हैं, कॉमा है और पैटर्न्स हैं और न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो अगर वेस्ट हेवन को देखें तो इसमें एस्ट्रेक्सिस आ रहे हैं ग्रेड 1 के अंदर, ऑब्वियस स्ट्रेक्सिस ग्रेड 2 स्टेज 2 के अंदर है, सॉरी, और 3 के अंदर मस्कुलर रिजिडिटी और हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आप जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसके अंदर जो है आपको ये फाइंडिंग्स मिलेंगी। मीन्स अगर हम फॉर एग्जांपल पेशेंट स्टेज 4 के अंदर है, तो इसके हम जो है एस्ट्रेक्सिस नहीं परफॉर्म करवा सकते, पेशेंट कॉन्शियस ही नहीं है, तो वो किस तरह अपने हैंड्स एक्सटेंड करेगा। तो इसी तरह माइल्ड और मॉडरेट एस्ट्रेक्सिस जो हैं वो 1 2 के अंदर आ रहे हैं, और रिफ्लेक्सिस जो इंक्रीज हो रहे हैं, तो और क्लोनिसिटी इंक्रीज हुई हुई है मसल्स की, और पेशेंट अपने कंट्रोल में नहीं है, कम्प्लीटली डिसओरिएंटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें इंटेलेक्चुअल बिहेवियर के अंदर भी यहाँ पर पेशेंट डिसओरिएंटेड है, और यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ठीक है। तो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के आप कुछ कमांड दे रहे हैं तो वो कुछ अप्रोप्रिएट आपको नहीं कर रहा, लेकिन क्रॉस डिसओरिएंटेशन होना, बिजार बिहेवियर होना, मीन्स पेशेंट जो है अपने आप के ऊपर उसका कंट्रोल कंप्लीटली लॉस हो चुका है, और आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेशेंट जो है काम कर रहा है, तो वो स्टेज 3 के अंदर आ जाता है, ठीक है। और अगर कॉन्शियस देखें तो सेम सोमनोलेंसी में सोया हुआ है पेशेंट, लेकिन अराउजेबल है, जब उठ जाता है तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। इन्वेस्टिगेशंस, रूटीन इन्वेस्टिगेशन कोई इसमें मेरे ख्याल टाइम नहीं लगाना चाहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कोई ऐसा इशू नहीं है। सबड्यूरल डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये एक्चुअली आपने रूल आउट करना है। तो रूल आउट क्या करना है आपने? सबड्यूरल हेमेटोमा, सबड्यूरल हेमेटोमा, ड्रग्स, अल्कोहल, वर्निकीज एंड हाइपोग्लाइसीमिया। तो पेशेंट फॉर एग्जांपल अगर इमरजेंसी में आ रहा है और पेशेंट जो है वो अल्टरमेंटेशन है, तो हम एकदम उसको इनकेफ्लोपैथी लेवल नहीं करते, सबसे पहले उसका आरबीएस शुगर लेवल्स करवाए जाते हैं। तो सिंपल हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, लाजमी नहीं इनकेफ्लोपैथी में हो। सेकंड, अगर अल्कोहलिक पेशेंट है तो थायमिन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन है, तो उसकी वजह से वर्निकीज के अंदर पेशेंट हो सकता है, तो उसमें बेसिकली आप इनकेफ्लोपैथिक वाली ट्रीटमेंट नहीं चलाएंगे। इसमें वर्निकीज के अंदर आपको जो है थायमिन रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, तो पेशेंट इंप्रूव होगा। तो इसलिए अल्कोहलिक सिरोसिस के साथ पेशेंट होते हैं तो हम मोस्टली डुअल मैनेजमेंट्स कर रहे होते हैं, मीन्स इनकैफ को भी डील कर रहे होते हैं और वर्निकीज के लिए थायमिन भी दे रहे होते हैं। तो कोई अगर सिनेरियो इसमें आता है कि पेशेंट अल्कोहलिक सिरोसिस है, तो स्पेशली कोई चीज़ अगर देना चाहेंगे या डिफरेंशियल है, तो अल्कोहल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्निकीज के चांसेस होंगे, ठीक है। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन भी हो सकती है पेशेंट को, अगर अल्कोहल की हिस्ट्री, बहुत एक्सेसिव अल्कोहल उसने ले लिया हो। और सबड्यूरल हेमाटोमा एक सीटी भी करवाएंगे डिफरेंशियल, तो ये डिफरेंशियल भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक अल्टरमेंटेशन के साथ क्या कुछ सोचेंगे। मैनेजमेंट सिंपल जो है, सपोर्टिव मैनेजमेंट। देखें इनकेफ्लोपैथी भी एक जो है वो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, और मैनेजमेंट इसकी भी एयर बेस ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशंस हैं। स्टेज 1 जो है वो तो बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे ओपीडीज के अंदर, हम ओपीडी बेसिस पे डील करते हैं उनको, और इवन स्टेज 2 तक। लेकिन 3 एंड 4 स्टेज 2 ये ऐसे स्टेज हैं कि जिस पे एडमिशन लाजमी हो जाता है, और ये एक इमरजेंसी है 3 4 वाली, ठीक है, स्टेज 3 4। जी बिल्कुल, सबड्यूरल हेमाटोमा के अंदर जो है ट्रॉमा की हिस्ट्री मिल सकती है, मीन्स हिस्ट्री ऑफ फॉल होगी, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स देते भी नहीं है, क्योंकि वो बाथरूम वगैरह में गिर जाते हैं तो उनको खुद पता नहीं होता, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बाथरूम में गिरे हुए थे। तो या तो ट्रॉमा की एग्जैक्ट हिस्ट्री मिलती है, या फिर फैमिली से अगर थोड़ा डिग आउट करना पड़ता है तो वो कहते थे नहीं बाथरूम में लेटे हुए थे, वो खुद शायद लेट गए थे। तो एक्चुअली फिर भी आप सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है कि ये गिर गए हों, क्योंकि इन्हें तो मालूम नहीं होगा बाहर के किस किस्म की हिस्ट्री है। तो हेमाटोमा बाकी है कि सबड्यूरल हेमाटोमा के अंदर आपको फोकल साइंस मिलेंगे, मीन्स हेमाटोमा किसी एक हेमिस्फीयर पर होगा, तो एक साइड का प्लांटर सब गोइंग होगा। जो तो एनकेफ्लोपैथी है ये बोथ लोब्स को इक्वली इफेक्ट करती है,
तो इसकी वजह से जो है वो जनरलाइज्ड आपको सिम्टम्स मिलते हैं उसमें। ठीक है, क्लियर है एमन? ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट्स को, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, आईवी फ्लूइड्स, डायरोटिक्स जो है प्रिसिपिटेटिंग एजेंट्स, इसको सारे को स्टॉप करेंगे। डायरोटिक्स मींस हाइपोकैलेमिया इंड्यूस करवाते हैं, स्टॉप करना पड़ेगा आपको। डिहाइड्रेशन की वजह से इनकेफ्लोपैथी हो जाती है तो वो आपको करनी पड़ेगी। फीडिंग आपको ख्याल रखेंगे, कैस्ट्राइज करेंगे पेशेंट्स को, और अमोनिया लेवल लोड कम करेंगे। NH3 ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। NH3 का तीसरा इलेक्ट्रोलोज था, रिफेक्सामिन है। और डाइट जो है उसमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्शंस करेंगे, और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेंगे बाय लेक्सेटिव, और लेक्सेटिव आइडियल ट्रीटमेंट लैक्टुलोज है। ठीक है, लैक्टुलोज अब हमारे पास है। लैक्टुलोज हमारे पास है 15 to 30 ml। आपको इसकी डोज वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पर माउथ देते हैं और एनिमा के ज़रिए देते हैं। ठीक है, 2 रूट्स हैं देने के लिए। डोज मेरा नहीं ख्याल कि आपसे कोई पूछेगा। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि लैक्टुलोज एक्चुअली करती क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो लैक्टुलोज ये लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर आप देखें लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज हैं। जो बैक्टीरियाज जो है अमोनिया प्रोडक्शंस करते हैं NH4, और ये NH4 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर, और फर्दर NH3 के फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है। तो लैक्टुलोज जब हम देते हैं तो लैक्टुलोज ये NH3 को NH4 में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ये एक्सक्रीट हो जाती है फीसिस के अंदर। तो NH3 को NH4 में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जो है वो लैक्टुलोज के जरिए मिलता है, और ये एक्सक्रीट हो जाती है। तो रिड्यूस पीएच ऑफ द कॉलोनिक कंटेंट, रिड्यूस क्या एस और NH3 एब्जॉर्प्शन ऑफ NH3 प्रिवेंट करता है, और कन्वर्ट्स करती है NH3 को लैक्टुलोज NH4 में, डेट कैन बी एक्सक्रीटेड। ठीक है, तो NH4 एक्चुअली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो ये बेसिक मैकेनिज्म जो है आपको लाजमी होना चाहिए कि एसिडिटी की वजह से लैक्टुलोज जो है बेसिकली एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन NH3 को देती है, और NH4 की वजह से वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती। क्लियर है? ओके डॉक्टर आयशा, एक्चुअली NH अमोनिया है। देखें बहुत सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लैक्टुलोज एक्चुअली क्या कर रही है, ये है कि नॉन एब्जॉर्बेबल डाइसैकेराइड है। ठीक है, क्लियर? ऑस्मोसिस प्रोड्यूस करती है, मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं होती, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर ही लैक्टुलोज रहता है, और ये ऑस्मोसिस प्रोड्यूस करता है। मींस फ्लूइड जो बॉडी के अंदर होता है उसको अपने अंदर फर्दर जो है वो फर्दर अपनी तरफ लेकर आता है। तो उसकी वजह से जो है ऑस्मोसिस पेशेंट्स को होती है। ठीक है, और इट लैक्टुलोज NH3 को NH4 में कन्वर्ट कर देता है, और NH4 जो है ये नॉन एब्जॉर्बेबल है। ठीक है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता और ये एक्सक्रीट हो जाता है। मींस बैक्टीरिया हैं, आपने लैक्टोज दिया, अगर इसके अंदर ऑलरेडी NH3 पड़ा हुआ था, NH3 ये वाला फॉर्म NH3, ये NH3, तो ये एब्जॉर्ब होकर इसने ब्लड ब्रेन बैरियर CNS के अंदर चले जाना था, और वहां पर इनकेफ्लोपैथी इंड्यूस करवानी थी। तो आपने क्या करा कि इनको लैक्टोज दे दिया, इसने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन एक डोनेट किया NH3 को, और ये NH4 के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, और ये एक्सक्रीट हो गया। ठीक है, तो डोज से ज़्यादा आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लैक्टोज का मालूम होना चाहिए कि किस तरह इफेक्ट करती है, और ये नॉन एब्जॉर्बेबल डाइसैकेराइड ये लाजमी याद होना चाहिए। ठीक है, और ऑस्मोसिस करवाती है पेशेंट्स के अंदर, और NH3 को NH4 कन्वर्ट करवाती है। ठीक है, रिफेक्सामिन का आपको ये लाजमी होना चाहिए कि ये नॉन एब्जॉर्बेबल जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, लेकिन ये भी नॉन एब्जॉर्बेबल है। ठीक है, ये भी एब्जॉर्ब नहीं होती है, ये भी GI ट्रैक्ट के ऊपर इफेक्ट करती है, एक एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, रिफेक्सामिन मेरा ख्याल पिछली मरतबा टॉक्स में भी हमने ये रिफेक्सामिन रखी थी। तो शो टू डिक्रीज द हॉस्पिटलाइज एंड लेंथ ऑफ स्टे, और डोज 550 BD है। ठीक है, तो रिफेक्सामिन जो है एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और लोकली इफेक्ट करती है GI ट्रैक्ट्स को। तो सिंपल इतनी सी बात याद होनी चाहिए कि रिफेक्सामिन क्या चीज़ है, और इनकेफ्लोपैथी में सेकंड लाइन एजेंट है। लैक्टोज जहाँ पर इफेक्ट नहीं करता तो रिफेक्सामिन भी देते हैं, और ये मेनली रिफेक्सामिन टेबलेट फॉर्म में आती है, ओरली दी जाती है, ये IV फॉर्म में नहीं आती। ठीक है, तो सिर्फ देखें ओरली दे रहे हैं हम लोग।
तो किन पेशेंट्स को दे सकते हैं? वो पेशेंट जो ओरली ले सकें। तो ग्रेड 1 या स्टेज 1 एंड 2 के जो पेशेंट्स हैं वेस्ट हेवन के लिहाज से, सिर्फ उनको ही हम रिफेक्सामिन दे सकते हैं। सब पेशेंट्स को रिफेक्सामिन नहीं। अगर 4 के अंदर पेशेंट कोमेटोज पड़ा हुआ है तो उसको रिफेक्सामिन नहीं दे सकते, उसको सिंपल एंटी और इशू करेंगे तो वो पेशेंट एस्पायरेट कर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा पेशेंट। तो रिफेक्सामिन वो जो कॉन्शियसली जो इंगल्फ कर सके। ठीक है। डाइट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो था ओरल इंटेक। प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन है 60 टू 80 ग्राम पर डे, और वेजिटेबल प्रोटीन बेटर टॉलरेटेड। जीआई ब्लीडिंग शुड बी कंट्रोल। जीआई ब्लीडिंग भी जो है वो प्रोटीन अमोनिया प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो स्टिमुलेट द मेटाबॉलिक अमोनिया मेटाबॉलिज्म्स। अब ये मेटाबॉलिज्म्स एक्चुअली क्या होता है कि देखें, अभी हमने जीआई के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन रिड्यूस करने के सारे मेथड्स देखे हैं। ये मैकेनिज्म्स जो हैं वो मैकेनिज्म्स हैं जिनके अंदर अमोनिया जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। अमोनिया को NH3 को जो है आप जो ऑलरेडी ब्लड के अंदर है, तो ब्लड के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म आप अमोनिया की किस तरह इंक्रीज करेंगे। मतलब जो NH3 ऑलरेडी ब्लड के अंदर अमोनिया एक्सेस है, उसकी मेटाबॉलिज्म ओरिजिनेट करने के लिए तो आपको ये एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट और एस एल कार्निटिन एस्पार्टेट और जिंक सल्फेट्स, तो ये आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी मेटाबॉलिक अमोनिया मेटाबॉलिज्म से स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है। प्रीवियसली जो यहाँ पर आपने किया था, ये आपने एब्जॉर्प्शन गट से सर्कुलेशन में नहीं होने दी, और यहाँ पर जो आप कर रहे हैं ये सिंपल जो है अमोनिया जो ब्लड के अंदर अवेलेबल है, इसकी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये एजेंट्स दे रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ये हेपामर्स के नाम से जो आते हैं, तो ये इसको कहते हैं लोला, LOLA। ठीक है। तो ये दो एजेंट्स जो है वो ड्रिप्स के अंदर डालकर दिए जाते हैं, और ये हेपामर्स के अंदर है। ठीक है। और जिंक सल्फेट अगर ओरली दिया जा सकता है। तो हम ये लोला जो एजेंट्स हैं ये बेसिकली हम देते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो ग्रेड 4 के अंदर है या जिनको ड्रिप्स हमें चल रही होती हैं, तो उसके अंदर हम हेपरिन सॉरी हेपामर्स जो है या जेटिपार के नाम से ड्रग्स जो आती हैं, तो वो उनके ड्रिप्स में डाल दी जाती हैं। ठीक है। तो ये ड्रग्स थोड़ा सा अगर आप देख लें उसके अंदर हेपामर्स की देख लीजिएगा। और ये करेक्ट अमोनिया ऐसा अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस जो है वो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स दे सकते हैं। ठीक है। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हमारे पास आता है अमाइनो लिबान के नाम से, तो अमाइनो लिबान है। ठीक है। अमाइनो लिबान। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं कि ये अमोनिया कंटेंट को जो है उसकी मेटाबॉलिज्म्स को इनहेंस करके उसको करेक्ट करते हैं, और अमोनिया जो है उसका कंटेंट ब्लड के अंदर रिड्यूस करने में इंपॉर्टेंट होता है। बाकी फ्लूमेसिनिल का रोल जो है गाबा कम्प्लेक्स एंटागोनिस्ट है, इसका इतना इफेक्टिव नहीं है। सिडेटिव्स और ऑपॉइड्स को आपने अवॉइड करना मीन्स अगर पेशेंट को लेक्सोटनल 81 या इस तरह कोई नींद की जेनेक्स टेबलेट्स मोस्ट कॉमन आती हैं, तो कोई नींद की टेबलेट्स वगैरह आप नहीं देनी, क्योंकि उससे और भी जो है वो इनकेफ्लोपैथी वर्स हो जाएगी। ठीक है। और ऑपॉइड्स को अवॉइड करना है। ऑपॉइड्स हमारे पास जो है ट्रेमॉल इंजेक्शन, किन्स इंजेक्शन आते हैं पेन किलर्स, तो ये आप नहीं दें, इनकेफ्लोपैथी वर्स करवा देंगे। और लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है हमारे पास। ये कुछ हैं जिसमें अंडर ट्रायल हैं। तो हमने मार्स प्रीवियसली पढ़ाया था कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरल अल्बुमिन डायलिसिस है, तो ये हम सिरोटिक पेशेंट्स लिवर ट्रांसप्लांट पे करते हैं। तो ये भी अप्रूव नहीं है इसके अंदर। प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस हेप्टिक ट्रीटेबल कंडीशन से प्रोग्नोसिस अच्छी है, लेकिन डिपेंड करता है कि ग्रेड कौन सा है। मीन्स CTP चाइल्ड टर्गेट पर क्लासिफिकेशन कहते हैं लिवर की, तो वो कौन सी है। मीन्स लिवर कम इन्फेक्टेड है या बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है इनकेफ्लोपैथी के साथ। अगर तो कम इन्फेक्टेड होता है मीन्स लिवर के बाकी फंक्शंस अच्छे हैं, पेशेंट को साइटिस टोटल बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा रेज नहीं है और बाकी इश्यूज नहीं है, तो प्रोग्नोसिस तो अच्छी होती है ओवरऑल। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द पेशेंट डाई इफ दे गो टू द कोमा मीन्स स्टेज 4 के अंदर है, तो और विद जो है वो लिवर फंक्शंस भी ज़्यादा डिटोरिएटेड हो, तो प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं रहती इसकी। ठीक है। ये सिंपल हमारे पास ये था, और क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, टाइम काफ़ी है।
हेलो, एनी क्वेश्चन? मर्जी है आपकी। अगर आपने कुछ एमसीक्यूज करने एपीडी के ऊपर तो मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा, अगर उसके ऊपर रिव्यू लेना है, क्योंकि लास्ट क्लास है ये प्रॉब्ली। उसके बाद मेरी क्लास तो नहीं है कोई।